राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने उपनिदान संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के विषय में अध्ययन किया था। आज का हमारा विषय है गिरवी संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेस। तो गिरवी को उपनिदान का ही एक रूप माना जाता है और गिरवी के बारे में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 172 से 181 के अंतर्गत किए गए हैं। जब उपनिदान का उद्देश्य उधार या ऋण के तौर पर धन की सुरक्षा करना या किसी वचन के पालन को सुनिश्चित करना हो तो ऐसे संव्यवहार को ही गिरवी कहलाता है। जब उपनिदान का उद्देश्य उधार या ऋण के तौर पर धन की सुरक्षा करना या किसी वचन के पालन को सुनिश्चित करना हो तो ऐसा उपनिदान ही गिरवी कहलाता है। तो उपनिदान तो गिरवी को हम ये कह सकते हैं कि गिरवी उपनिदान का ही एक रूप माना जाता है। जब उपनिदान का उद्देश्य उधार या ऋण के तौर पर धन की सुरक्षा करना या किसी वचन के पालन को सुनिश्चित करना हो तो ऐसे उपनिदान को ही गिरवी कहा जाता है। अब हम गिरवी की संविदा की परिभाषा का अवलोकन करते हैं। तो गिरवी को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 172 में परिभाषित किया गया है। धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभू के तौर पर माल का उपनिदान गिरवी कहलाता है। किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभू के तौर पर माल का उपनिदान ही गिरवी कहलाता है। यदि माल का उपनिदान किसी ऋण के संदाय के लिए किया गया हो या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभू के तौर पर किया गया हो तो वह संव्यवहार ही गिरवी कहलाता है। उक्त परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गिरवी एक विशेष प्रकार का उपनिदान है। तो गिरवी क्या है? एक विशेष प्रकार का उपनिदान है और इसमें किसी माल का उपनिदान प्रतिभू के तौर पर किया जाता है। नंबर 2, किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए किया जाता है, तब ऐसा संव्यवहार गिरवी कहलाता है। गिरवी के अनिवार्य आवश्यक तत्व। एक गिरवी की संविदा में कौन कौन से आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है? तो गिरवी की जो परिभाषा का अवलोकन हमने धारा 172 में किया गया था, उस परिभाषा के आधार पर एक कोई संव्यवहार गिरवी है या नहीं। तो कोई संव्यवहार गिरवी तभी कहलाएगा जिसमें निम्न आवश्यक तत्व होंगे। तो प्रथम जो आवश्यक तत्व है वह है 2 पक्षकार। तो कोई भी संविदा एक पक्षकार के मध्य नहीं हो सकती है। किसी संविदा के लिए 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। इसी प्रकार गिरवी के लिए भी 2 पक्षकार होना आवश्यक है और दोनों पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। कोई पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम है या नहीं, इसका इस संबंध में उल्लेख भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 में किया गया है। तो गिरवी के लिए 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। तो पहला पक्षकार को परिणयकार, जिसको पोनर भी कहते हैं, और दूसरा पक्षकार परिणयदार, पोनी, जिसे पोनी भी कहते हैं। तो परिणयकार, पोनर, जो व्यक्ति उपनिदान में उपनिदाता बेलर कहा जाता था, वह गिरवी में परिणयकार, पोनर के नाम से जाना जाता है। तो उपनिदान में जिस व्यक्ति को उपनिदाता कहते हैं, गिरवी में उस व्यक्ति को परिणयकार, पोनर के नाम से जाना जाता है। तो उपनिदाता वह व्यक्ति कहलाता था जिसने माल का परिधान किया गया हो। जो माल का स्वामी होता है उसको उपनिदाता कहता था। और यहाँ गिरवी में वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? परिणयकार कहलाएगा। और ये वह व्यक्ति होता है जो प्रतिभू के तौर पर माल का परिधान करता है। माल का परिधान किसे करेगा? पोनी को माल का परिधान करता है
और इसे साधारण बोलचाल की भाषा में गिरवीकर्ता भी कह सकते हैं। और ये ऋण लेकर उस ऋण को वापस देने वाला देनदार या वचन पूरा करने वाला व्यक्ति भी कहलाता है। तो ये व्यक्ति ऋण लेकर ऋण को वापस देने वाला, इसको देनदार भी कह सकते हैं, और वचन को पूरा करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो जो व्यक्ति उपनिदान में उपनिदाता कहलाता है, वह व्यक्ति गिरवी में परिणयकार पौनर के नाम से जाना जाता है। दूसरा पक्षकार परिणयदार पौनी। जो व्यक्ति उपनिदान में उपनीति बेली कहलाता है, वह गिरवी में परिणयदार पौनी के नाम से जाना जाता है। तो जो व्यक्ति उपनिदान में उपनीति कहलाता है, वह गिरवी में परिणयदार पौनी के नाम से जाना जाता है। और ये व्यक्ति वह होता है जो प्रतिभू के तौर पर माल का परिधान स्वीकार करता है। ये ऋण देने वाला व्यक्ति कहलाता है। ये कौन होता है? ऋण देने वाला व्यक्ति होता है, और इसे साधारण बोलचाल की भाषा में गिरवी ग्राही के नाम से भी जाना जाता है। तो जो उपनिदान में जो व्यक्ति उपनीति कहलाता था, वह गिरवी में व्यक्ति परिणयदार कहलाता है। दूसरे शब्दों में से गिरवी ग्राही भी कह सकते हैं, और ये व्यक्ति ऋण देने वाला व्यक्ति होता है। तो दूसरी आवश्यक शर्त है माल का परिधान। तो उपनिदान की भांति भी गिरवी में भी माल का परिधान होना आवश्यक है। माल का परिधान परिणयकार से परिणयदार को होना आवश्यक होता है। तो माल का परिधान दो प्रकार से हो सकता है, माल का वास्तविक परिधान और माल का आणविक परिधान। तो वास्तविक परिधान वह परिधान होता है जिसमें माल का भौतिक कब्जा पौनर द्वारा पौनी को सौंप दिया जाता है, तो उसे माल का वास्तविक परिधान कहते हैं। तथा माल का विकसित परिधान भी हो सकता है। इसमें माल का वास्तविक परिधान न किया जाकर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके तहत विधि के तहत उसको परिधान मान लिया जाता है। जैसे किसी गोदाम में कोई माल रखकर उस पर ताला लगाकर उसकी चाबी किसी व्यक्ति को दे देना, तो उस माल पर उस चाबीदारी व्यक्ति का क्या हो जाएगा? विकसित कब्जा मान लिया जाएगा। इसी प्रकार माल की बिल्टी देना भी एक प्रकार से माल का विकसित परिधान माना गया है। तो माल का परिधान होना आवश्यक है, और माल का परिधान वास्तविक हो सकता है और विकसित भी हो सकता है। और माल के संबंध में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसके अंतर्गत माल का अस्तित्व में होना भी आवश्यक है। जिस टाइम पर जिस माल का गिरवी के तौर पर प्रतिभू तौर पर जो माल रखा गया था, उस माल का गिरवी संविदा करते समय उसका अस्तित्व में होना आवश्यक है। यदि वह माल गिरवी संविदा के समय अस्तित्व में नहीं है, तो उस माल का गिरवी के तौर पर वह माल गिरवी नहीं रखा जा सकता है। और माल का उस पर वैधानिक अधिकार भी होना चाहिए। ओनर को माल का परिधान करने का वैधानिक अधिकार होना चाहिए, और माल विक्रय योग्य भी होना आवश्यक होता है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि यदि पोनर संविदा द्वारा ये तय कर लेता है कि माल मेरे पास ही रहेगा, यदि पोनर संविदा में ये तय कर लेता है कि माल मेरे पास ही रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वह संविवार गिरवी न कराकर वह संविवार आडमान कहलाएगा, हाइपोथिकेशन कहलाएगा। यदि संविदा द्वारा पोनर ये तय कर लेता है कि माल उसके पास ही रहेगा, तो ऐसा संविवार गिरवी न कराकर आडमान कहलाएगा, हाइपोथिकेशन कहलाता है। रेवेन्यू अथॉरिटी बनाम सुदर्शन पिक्चर्स AIR 1968 का एक महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद के तथ्य इस प्रकार से थे कि एक फिल्म के निर्माता ने वितरक से ऋण लिया और उसे संविदा की कि जैसे ही फिल्म तैयार हो जाएगी वह वितरक के पास गिरवी रख दी जाएगी। ये गिरवी की संविदा नहीं मानी गई, क्योंकि गिरवी रखने के लिए उस समय कोई वस्तु ही नहीं थी, इसलिए ये संविवार गिरवी नहीं माना गया। मोरवी मर्केंटाइल बैंक बनाम भारत संघ AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद के तथ्य इस प्रकार से थे कि माल भेजने वाले ने
रेलवेबिलिटी को बैंक के पास गिरवी रखकर ऋण लिया। न्यायालय ने ये अभिनिर्धारित किया कि बिल्टी देना माल देने के समान है, अतः बिल्टी द्वारा भी माल गिरवी रखा जा सकता है। तीसरी जो आवश्यक शर्त है गिरवी की, वह गिरवी संविदा के अंतर्गत होनी आवश्यक है। तो गिरवी के लिए आवश्यक है कि माल का परिधान संविदा के अंतर्गत हो। ये हो सकता है कि ऋण पहले लिया गया हो तथा संविदा में बताए गए माल का परिधान बाद में किया गया हो, या माल का परिधान पहले हो या ऋण बाद में लिया गया हो। अतः गिरवी के लिए यह अनिवार्य नहीं कि माल के परिधान का कार्य तथा ऋण लेने का कार्य एक साथ एक स्थान व एक समय पर ही संपन्न हो, लेकिन यह आवश्यक है कि जिस माल का परिधान किया जा रहा है उसका उद्देश्य ऋण की प्रतिभूति करना हो। चौथा जो इसका आवश्यक तत्व है, गिरवी की विषय वस्तु जंगम मतलब चल संपत्ति का होना आवश्यक है। तो गिरवी की जो विषय वस्तु है उसका चल संपत्ति होना आवश्यक है। तो गिरवी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि जिस माल को प्रतिभूति के तौर पर रखा गया है वह चल संपत्ति होनी चाहिए। यदि वह संपत्ति अचल संपत्ति है तो वह समयवार गिरवी न कहलाकर बंधक कहलाएगा और उस पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधान लागू होंगे। यदि विषय वस्तु अचल है तो वह समयवार गिरवी नहीं कहलाकर बंधक कहलाएगा और बंधक पर कौन से प्रावधान लागू होंगे? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधान लागू होंगे। और यदि जो वस्तु गिरवी रखी गई है वह चल संपत्ति है तो वह समयवार गिरवी कहलाएगा। इसलिए गिरवी के लिए चल संपत्ति का होना आवश्यक है। पांचवा जो आवश्यक तत्व है, इसकी पांचवी आवश्यक शर्त है, वह है गिरवी का उद्देश्य ऋण के भुगतान या वचन के पालन की प्रतिभूति देना आवश्यक है। तो धारा 172 की परिभाषा से स्पष्ट है कि माल का उपनिदान गिरवी तभी बनता है जब उपनिदाता का प्रयोजन स्पष्ट रूप से ऋण के भुगतान या वचन के पालन की प्रतिभूति करना हो। तो धारा 148 में उपनिदान किसी भी प्रयोजन के लिए हो सकता है, जबकि उपनिदान को गिरवी बनने के लिए उपनिदान का उद्देश्य धारा 72 के अनुसार होना आवश्यक है। तो गिरवी का उद्देश्य ऋण के भुगतान या वचन के पालन के लिए प्रतिभूति होना आवश्यक है, तभी वे समयवार गिरवी कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो गिरवी के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या गिरवी कौन कर सकता है या क्या वाणिज्य अभिकर्ता द्वारा गिरवी की जा सकती है? क्या वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी की जा सकती है? तो इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 178 में किए गए हैं। तो धारा 178 के अनुसार संपत्ति अंतरण के नियमानुसार सामान्य रूप से माल का स्वामी या स्वामी से स्पष्ट रूप से प्राधिकृत व्यक्ति जो ऑथराइज्ड पर्सन ही उस माल को वैध रूप से गिरवी रख सकता है। तो जो संपत्ति अंतरण अधिनियम के जो सामान्य प्रावधान है उसके तहत माल का स्वामी या स्वामी के रूप से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति उस माल को वैध रूप से गिरवी रख सकता है। लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 178 में वाणिज्यिक अभिकर्ता को कुछ शर्तें पूर्ति करने पर वाणिज्य अभिकर्ता द्वारा भी माल की गिरवी की जा सकती है। तो धारा 178 के अनुसार जहाँ की कोई वाणिज्यिक अभिकर्ता स्वामी की संपत्ति से माल पर या माल के हक के दस्तावेजों पर कब्जा रखता है, वहाँ वाणिज्यिक अभिकर्ता के कारोबार के मामूली अनुक्रम में कार्य करते हुए उसके द्वारा की गई गिरवी उतनी विधिमानी होगी मानो वह माल के स्वामी द्वारा उसे करने के लिए अभियुक्त रूप से प्राधिकृत हो। परंतु ये तब जबकि पौनी सद्भावपूर्वक कार्य करे और गिरवी के समय उसे वह सूचना न हो कि परिणामकार गिरवी करने का अधिकार नहीं रखता हो। तो धारा 178 के तहत वाणिज्यिक अभिकर्ता को माल को गिरवी रखने का अधिकार दिया गया है, उसमें निम्न 4 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। तो वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा 4 शर्तों की पूर्ति करते हुए वह
माल को गिरवी रख सकता है, अन्यथा नहीं रख सकता। जो प्रथम शर्त है वह वाणिज्यिक अभिकर्ता ने स्वामी की सहमति से माल या माल के दस्तावेजों पर कब्जा धारण किया हो। तो पहली शर्त क्या है? वाणिज्यिक अभिकर्ता ने स्वामी की सहमति से माल या माल के दस्तावेजों पर कब्जा प्राप्त किया हो। दूसरी जो आवश्यक शर्त है, वाणिज्यिक अभिकर्ता ने कारोबार के मामूली अनुक्रम में कार्य करते हुए ऐसे माल को गिरवी रखा हो। ये इंपॉर्टेंट आवश्यक शर्त है, वाणिज्यिक अभिकर्ता ने कारोबार के मामूली अनुक्रम में कार्य करते हुए ऐसे माल को गिरवी रखा हो। तीसरी आवश्यक शर्त है, पौनी को इस तथ्य की जानकारी न हो कि पौनर को गिरवी करने का अधिकार नहीं है। चौथी आवश्यक शर्त है, पौनी सद्भाव न हो, अर्थात उसने ईमानदारी से कार्य किया है तथा कोई लापरवाही नहीं बरती। तो उपयुक्त चारों शर्तों की पूर्ति करने पर ही कोई वाणिज्यिक अभिकर्ता माल को गिरवी रख सकता है, अन्यथा नहीं रख सकता है। थैंक यू।